अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारे पास थीम नंबर 12 है जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले फटाफट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड सॉरी टू से मुझे साथ साथ हाईलाइट करने पड़ेंगे। पहले मैंने सारे हाईलाइट किए थे और अल्लाह जाने पता नहीं क्या हुआ है और सारे मेरे जितना भी मैंने हाईलाइट किया था वो सारा डिलीट हो गया है। तो साथ साथ हाईलाइट करते हैं और साथ साथ मैं आपको लेक्चर पढ़ा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है अपने दो मॉडल्स के बारे में। ठीक है, दो मॉडल्स हैं हमारे पास यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ के लिए। सबसे पहले एक बिजनेस ग्रोथ मॉडल है और दूसरा है नीचे हमारे पास लिखा हुआ है ग्रेनर ग्रोथ मॉडल ऑफ बिजनेस टू, मतलब बिजनेस। ये दो मॉडल्स हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसमें हमारे पास जो हमारे पास बिजनेस मॉडल ग्रोथ मॉडल है, इसमें हमारे पास सर्वाइवल, सक्सेस, ग्रोथ, टेक ऑफ या सक्सेस ग्रोथ या टेक ऑफ है, या उसके बाद हमारे पास रिसोर्स मैच्योरिटी है। सबसे पहले फेज में हमारे पास क्या होता है कि बिजनेस ग्रोथ करता है। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास फेज क्या है कि आपके पास एग्जिस्टेंस है। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आप अपना बिजनेस जो है वो मार्केट में ले जाने से पहले आप अपने लोगों को फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं और बताते हैं कि हाँ जी ये हमारा बिजनेस है, आप हमें ज्वाइन करें, हम ये सर्विसेज आपको देंगे और ये हमारी प्राइस हैं और ये हमारे प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह। आप उनको अपने बारे में होने का बताते हैं कि हम ये डिलीवर करते हैं, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। उसके बाद हमारे पास सर्वाइवल फेस आ जाती है। नेक्स्ट फेज हमारे पास सर्वाइवल कहा जाता है। अब सर्वाइवल यहाँ पर बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि जो हम अपना बिजनेस लेके बैठ मतलब जो बिजनेस स्टार्ट है और बिजनेस स्टार्ट को सक्सेस बिजनेस की तरफ किस तरह से लेकर जाएं। सर्वाइवल फेज में हम देखते होते हैं कि हमारे पास कौन सा आइडिया जो है वो अब मतलब हम एक आइडिया बनाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मतलब जिस मकसद के लिए बनाना है, क्या वो मकसद ख़त्म हो गया है कि अब हम उस आइडिया को ख़त्म कर लें। तो ये हमारे पास एक सर्वाइवल फेज का दूसरा काम भी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है सारा। उसके इसके बाद हमारे पास जो ये पॉइंट है सर्वाइवल फेज है, इसमें हम इवन तो ब्रेक इवन पॉइंट इसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट में भी पहुंच जाते होते हैं क्योंकि हमें इस बारे में पता नहीं होता कि किस पॉइंट में मतलब कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, बल्कि हमारी जो सेल्स हैं हमारे कॉस्ट के बराबर होती है, ना लॉस हो रहा होता है ना प्रॉफिट हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज आ जाती है सक्सेस की। इसमें हम अपने कस्टमर्स को मेंटेन रखते हैं और उनको देखते हैं कि हमारे पास जो इस फेज़ में हमारा जो काम है वो ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, मतलब हमें प्रॉफिट अर्निंग होने लग जाती है। द एंटरप्रेन्योर केयरफुली nears the differentiate between the sales and the profit। अब यहाँ पर एक्साइटेड भी हो जाते होते हैं क्योंकि उनकी सेल्स में इंक्रीज हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास जो स्टेज आता है वो है टेक ऑफ का। अब यहाँ पर टेक ऑफ का मतलब क्या है कि आप इसमें आप सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास जो फ्यूचर होगा उसमें हम किस तरह से अपनी सेल्स को मेंटेन करेंगे, क्या सेल करेंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेज हमारे पास बिजनेस का होता है रिसोर्स मैच्योरिटी। इसमें आपने बहुत ज़्यादा से पहले तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपने ब्रेक इवन पॉइंट तक आए, फिर उससे ऊपर चले गए, फिर उसके बाद आप एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही हैं और जी आपका बस अब दिल भर गया, आप कहना बस आप जितनी सेल कर लिया कर लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड रिसोर्स मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये 5 फेज़ हैं आपके पास। ये रहा फिफ्थ स्टेज के बारे में यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ग्रेनर ग्रोथ मॉडल, इसमें हमारे पास क्या है कि ये मॉडल जो है ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने रिप्रेजेंट किया था कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें क्राइसिस हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे मतलब आप मतलब आप बढ़ते जाते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करते जाते हैं, हर स्टेज पे आपको किसी ना किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल जो 6 फेजेस हैं और 5 चैलेंजेस हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि ग्रेनर में आपके पास 6 फेजेस हैं और 5 चैलेंजेस है। ये देखें, पहला है ग्रोथ थ्रू क्रिएटिविटी, फिर ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन, फिर ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन, ग्रोथ थ्रू कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ थ्रू कोलैबोरेशन, ग्रोथ थ्रू अलायंसेस। ये आपके पास फेजेस हैं और नीचे क्राइसिस हैं। लीडरशिप क्राइसिस, ऑटोनॉमी क्राइसिस, कंट्रोल क्राइसिस, रेड टेप क्राइसिस और ग्रोथ क्राइसिस। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप क्रिएटिविटी के फेज में बिजनेस ग्रोथ आप क्रिएटिविटी का पहला फेज, क्रिएटिविटी हमारा बिजनेस ग्रोथ में पहला फेज है जिसमें हम कॉस्ट की रिडक्शन, एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, रिमेन जो है ये हम तमाम चीज़ों को फेस करते हैं। और जो हमारे पास क्रिएटिविटी है इसमें हमारे पास कोई
क्राइसिस नहीं होते, क्योंकि अभी हम क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस को देख रहे होते हैं या उसको बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, जब हम इंक्यूबेशन सेंटर से आते हैं तो हम अपने क्रिएटिविटी के फेज में आते हैं। हमने देखना होता है कि हम किस तरह से अपनी हर चीज़ को करेंगे, हम कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे। उसके बाद दूसरा फेज़ हमारे पास आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है, ये देखिए हमारे पास डायरेक्शन आ जाता है। अच्छा, उसमें हमारे पास जो क्राइसिस है वो आपने बस याद रखना है कि क्राइसिस में आपके पास लीडरशिप के सॉरी ग्रोथ स्टेज में डायरेक्शन होगा, तो नीचे आपके पास क्राइसिस क्या होंगे, लीडरशिप के क्राइसिस होंगे। आपने देखना है कि आप क्या अकेले ही अपने वेंचर को या अपने फर्म को खुद अकेले ही हैंडल करेंगे या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अच्छा, उसके बाद फेज़ 3 हमारे पास क्या आ जाता है, डेलीगेशन स्टेज आ जाता है। ठीक है, फेज़ 3 में आपके पास क्या आ जाता है, डेलीगेशन स्टेज आता है। इसमें आपने देखना है कि आप जो काम है वो खुद कर रहे हैं, मतलब एज अ लीडर क्या आप अपने अंडर जो आपके अंदर जो टीम है क्या उसके साथ आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं या वो किस तरह से आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये भी डायरेक्शन और डेलीगेशन एक जैसे ही है। ठीक है, इसमें आप एज अ लीडर ही वर्क करते हैं वेंचर में। ठीक है, ओके, उसमें फिर इसके बाद जो क्राइसिस हैं आपने देखना है कि डेलीगेशन स्टेज में जो आपके पास क्राइसिस हैं वो कौन से आते हैं। डेलीगेशन स्टेज में आपके पास क्राइसिस जो हैं वो ऑटोनॉमी की क्राइसिस आते होते हैं। ठीक है, फेज़ 4 में हमारे पास बिजनेस की ग्रोथ जो है वो कोऑर्डिनेशन, मतलब बिजनेस ग्रोथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में चली जाती है। अब यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट ग्रोथ को देखते होते हैं कि हमारा बिजनेस कितना बढ़ रहा है। हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स में मतलब हायरार्की बनी हुई है, मतलब कि तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में मिलजुल के रह रहे हैं और उनका क्या क्या काम है और सारे अपना काम कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन फेज़ आ जाता है। कोऑर्डिनेशन फेज़ में हमारे पास जो क्राइसिस होते हैं वो कंट्रोल क्राइसिस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेज़ 5। फेज़ 5 में अपने कोलैबोरेशन को देखते होते हैं और कोलैबोरेशन में हमारे पास जो क्राइसिस हैं रेड टेप क्राइसिस आते होते हैं इसमें हमारे पास। अब एट द स्टेज हमारे पास जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ उनको जो हमारे पास जैसे हमारा बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ गया, फिर हमने उसको सेपरेट किया डिपार्टमेंट्स में, रूल्स और पॉलिसीज़ लगा दी हमने। फिर उसके बाद कुछ इश्यूज़ बनना शुरू हो गए और उन इश्यूज़ को हम रेड टेप बैरियर्स या रेड टेप क्राइसिस भी कहते हैं। अब फेज़ 6 हमारे पास आ जाता है, उसमें हमने बिजनेस ग्रोथ जो है वो हम ग्रोथ थ्रू अलायंसेस चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारा बिजनेस जो है वो मैच्योरिटी पे पहुँच जाता है तो हमें उसको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर हम पार्टनर्स बनाते हैं। ठीक है, पार्टनर्स में फिर हम अपना जो पेजेस वो फाइल्स भी बनाते हैं। तो इस दौरान जो हमारे पास जो फेस हमने करने होते हैं क्राइसिस हैं वो हमारे पास क्राइसिस, इसमें हमारे पास ग्रोथ थ्रू क्राइसिस होते हैं, मतलब जैसे ही हमारी ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ में ही हमारे पास अलाइंसेस, हमारी ग्रोथ थ्रू अलाइंसेस होगी और ग्रोथ ही हमारे पास क्राइसिस होंगे, मुश्किल हमें उसी में पेश आएगी। अब आपने प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ देखना है, इसमें हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। अच्छा, अब ये 5 स्टेजेस किसकी हैं, जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, फॉर एक्सपेंडेड द प्रिपरेशन इज़ द की। उसके बाद जब हमारा ब्रांड बन गया, ब्रांड का नेम इस्टेब्लिश हो गया, आपने बिज़नेस को भी एक्सपेंड करने के बारे में भी सोच लिया है, तो फर्स्ट कंसेप्ट आता है कि आप इंडस्ट्री को किस तरह से चलाएंगे। तो इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल में हमारे पास 5 स्टेजेस आते हैं। ठीक है, 5 स्टेजेस वो हमारे पास कौन से हैं, इंट्रोडक्शन जिसको हम एम्ब्रॉयनिक स्टेज भी कहते हैं, फिर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, शेक आउट, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो ये 5 स्टेज आपके पास किसके हैं, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है अच्छी तरह से। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, शेकआउट, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये आपके पास बिजनेस इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के हैं 5 स्टेजेस। उसके बाद 5 स्टेजेस आपके पास प्रोडक्ट लाइन के भी 5 स्टेजेस होते हैं। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 5 स्टेजेस कौन से हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं कि प्रोडक्ट के भी हमारे पास होते हैं और इंडस्ट्री के भी, हमारे इंडस्ट्री के 5 हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, कौन कौन से हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, शेक आउट, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है, शेक आउट में जब हमारे पास ग्रोथ जो है वो हल्की 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 होती है और फिर एकदम से ही इंक्रीज होती है, वो मैच्योरिटी की तरफ चली जाती है। इसमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, उसमें इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, शेक आउट, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है, आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा ना ऐसा फेज़ आता होता है जहाँ पर आपको डिक्लाइन का सामना करना पड़ता है, फिर वहाँ से ही आप अपने प्रोडक्ट में उसको रीन्यू करते हैं, रीजनरेट करते हैं और अपने जो टेक्नोलॉजी होती है उसके मुताबिक लेकर आते हैं और फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो अब चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिस्कशंस हैं, किसके बारे में, लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज के बारे में और अवेलेबल एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ना है। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास मर्जर्स और एक्विजिशंस क्या होते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल बिजनेस में हमारे पास जो मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं, मतलब कि हमें उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती मर्जर्स या एक्विजिशन की, लेकिन लार्ज बिजनेस में हमें उनको हैंडल करना भी मुश्किल होता है। मर्जर्स कौन होते हैं? टू कंपनीज कंबाइन, मर्जर्स वो होते हैं जो दो कंपनीज जब कंबाइन करती हैं अपने बिजनेस को एक कंपनी बनाने के लिए, ठीक है। डेट रिप्रेजेंट बोथ एंटिटीज, दो कंपनीज आपस में ज्वाइन करती हैं, एक कंपनी बनाती हैं। और क्यों बनाती हैं? ताकि वो रिप्रेजेंट करें दोनों कंपनीज को, ठीक है। और एक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो टोटल उसका कंट्रोल होता है वो खरीदने वाले का ही होता है, एक्वायरर का ही होता है, ठीक है। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। अब मर्जर एक्विजिशन के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो क्या है? फाइनेंशियल, टेंडर बेस्ड, मैनेजमेंट टीम बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है कि पास्ट में हमारे पास टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में एक्विजिशन हुई थी। इसका मतलब कि टेलीकॉम ने या बैंकिंग सेक्टर ने किसी की कंपनी को खरीद लिया था। अब इन मर्जर दे आर फ्यू स्टेप, मर्जर के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है, आपने नेम्स याद रखने हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कन जेनरिक मर्जर। उसके बाद हमारे पास मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, कॉन्ग्लोमरेशन, ठीक है। पढ़ते हैं एक एक डेफिनेशन इनकी, जल्दी से कवर करते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है कि इसमें हमारे पास टू बिजनेस होते हैं जो कि अपने कंपटीटर्स के मुकाबले जो है एक ही प्रोडक्ट लाइन में होते हैं और मार्केट को कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू बिजनेस। वर्टिकल मर्जर में दो सप्लायर्स होते हैं हमारे पास जो बिजनेस को मर्ज करते हैं अपना बिजनेस बनाने के लिए, ताकि वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर कर पाएँ। कंजेनरिक मर्जर में हमारे पास टू बिजनेस दैट सर्व सेम कस्टमर बट डिफरेंटली कंबाइन टू जॉइन अ वेंचर। जैसे कि टीवी मैन्युफैक्चरर जो हैं वो केबल कंपनी के साथ इल्हाक कर लेते हैं और फिर ठीक है उसके बाद जैसे कि यहाँ पर समटाइम्स टीवी प्रोवाइड फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स फॉर 2 और मंथ्स। जैसे कि अब उसके बाद मार्केट एक्सटेंशन मर्जर क्या है? इसमें हमारे पास दो बिजनेस जो हैं वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं लेकिन डिफरेंट मार्केट्स में सेल कर रहे होते हैं। अब प्रोडक्ट एक्सटेंशन, इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट्स जो हैं, दो बिजनेस जो हैं वो सेलिंग डिफरेंट, लेकिन वो एक डिफरेंट सेल कर रहे होते हैं लेकिन अपनी एक जैसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। अब कॉन्ग्लोमरेशन में क्या है कि हमारे पास दो बिजनेस हैं और दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे हैं, डिफरेंट मार्केट्स में सेल कर रहे हैं, उनकी नेचर बिल्कुल अलग है। जैसे कि एक फर्नीचर शॉप है, ठीक है, और इन फर्नीचर शॉप हमारे पास बेकरी का भी काम किया जा रहा है, ठीक है। अब प्रिपरेशन फॉर हमारे पास ग्रोथ आ रही है, इसमें मैट्रिक्स को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। हमारे पास BCG मैट्रिक्स है, इसमें इसका नाम क्या है? और एक एंस ऑफ मैट्रिक्स है। BCG मैट्रिक्स हमारे पास डिवेलप बाय बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। इसमें हमारे पास इसको हम कहते हैं ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। BCG मैट्रिक्स को हम ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा टूल है जो एक प्रोडक्ट या मार्केट में उसका स्कोप बताता है कि मार्केट में जब ये प्रोडक्ट जाएगी तो कितनी रेज होगी, ठीक है। अब और यहाँ पर ना एंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में ना नीचे लिखा गया है, उसको भी साथ ही पढ़ लेते हैं। ये रहा एंस ऑफ मैट्रिक्स के, ये एंस ऑफ मैट्रिक्स जो है इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर एनालाइजिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट एक्सपेंशन। इट वाज डेवलप्ड बाय ईगर एंसऑफ इन और इसको 1957 में पब्लिश किया गया था। इसमें इसमें हमारे पास आर्टिकल टाइटल क्या था? स्ट्रेटजीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, वैसे ज़्यादातर डिटेल में पूछा नहीं जाता, बस आपसे नेम्स पूछे जाते हैं कि मैट्रिक्स के नेम्स क्या हैं, तो आपने BCG मैट्रिक्स और एंस ऑफ मैट्रिक्स के नेम्स बता देने हैं। और अगर अनदर नेम पूछेंगे BCG का तो आपने कहना ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। अब हमारे पास BCG में हमारे पास आती है ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर। अब हमारे पास इसमें 4 किस्म के फेजेस होते हैं। आपने ये बहुत अच्छा टेबल इस तरह से बनाया जाता है जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर मार्केट ग्रोथ रेट है और यहाँ पर रिलेटिव मार्केट शेयर है। यहाँ पर ग्रोथ रेट आ जाता है और यहाँ पर मार्केट का शेयर आ जाता है। हमारे पास 4 फेजेस हैं, किसमें? BCG में हमारे पास 4 फेजेस हैं, एक स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज और डॉग्स, ठीक है। अब स्टार हमारे पास हाई कब? स्टार तब होगा जब हमारे पास मार्केट रेट मतलब ग्रोथ भी रेट हाई भी होगी और मार्केट शेयर भी हाई होगा। अब क्वेश्चन मार्क तब होगा जब हमारे पास ग्रोथ रेट तो हाई होगी लेकिन मार्केट शेयर जो है वो लो होगा। कैश काउ जब हमारे पास ग्रोथ रेट लो
और मार्केट शेयर हाई हो जाएगा। डॉग जो है हमारे पास लो, डॉग तब होगी हमारे पास जब हमारे पास ग्रोथ रेट लो होगी और मार्केट शेयर भी लो होगा। आपने ना इस पूरे पैराग्राफ में अच्छी तरह से पढ़ लेना कि ग्रोथ रेट में हमारे पास जैसे कि यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है। खैर आप पढ़ लें, लेकिन बहुत लेक्चर ना इस तरह से लंबा हो जाएगा। एंड्स ऑफ हमने पढ़ लिया। एंड्स ऑफ में भी हमारे पास 4 डिफरेंट मार्केटिंग आ जाती होती है, जिसमें हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन आ जाती है। मार्केट पेनिट्रेशन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है। अब न्यू मार्केट्स, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। अब जब हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन कब होगा? जब हमारे पास एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च यूज हो रही होगी, ठीक है, सेल हो रही होगी। मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को लेकर आना। मार्केट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट में एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं लेकिन न्यू मार्केट्स आपने लॉन्च करनी है। डाइवर्सिफिकेशन, आपकी न्यू मार्केट है और न्यू ही प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपका जो इंक्रीज़ है, आपका जो रिस्क है वो इंक्रीज़ होता है, और जो है यहाँ से इंक्रीज रिस्क के बारे में बताया गया, ठीक है। चाहे वो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आते हैं या डाइवर्सिफिकेशन में आते हैं, तो यहाँ से आपका जो रिस्क है वो इंक्रीज ही हो रहा होता है। अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की गई है कि ग्लोबलाइजेशन हमारे पास दुनिया में हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे तो वे इंटरनेट हैं, चाहे तो हम जो जैसे मर्जी कनेक्टेड है, लेकिन आपस में हम घर बैठे एक दूसरे से बात कर लेते होते हैं। Globalization has connected people of the world in a way that never happened in the past. Communication channels have made the world a global village. तो ये आपने ना पढ़ लेना, इसमें से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। हमने फास्ट ग्लोबलाइजेशन के जो फैक्टर्स हैं हमने उनको पढ़ना है। इसमें क्या है कि नेचुरल रिसोर्स एंडोमेंट, इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी है, सॉरी कंपनी कह रही हूँ, जैसे एक मुल्क है, वो रिसोर्सेज, उसके अपने रिसोर्सेज अपने लिए काफ़ी नहीं होंगे, वो किसी से कहता है कि मुझे ये चीज़ जो है वो बेच दिया करो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे दिया करूँगा या मैं तुम्हें इसके बदले तेल दे दिया करूँगा, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्स इंडोमेंट हो जाता है। उसके बाद इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, अब आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। आप ट्रेन के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, बहरी जहाज़ों के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, किस तरह से आप जो है वो अपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में किस तरह से चीज़ भेजेंगे। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ जाता है। अब टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू में आप यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं, कनेक्शन करते हैं, चाहे वो इंटरनेट या फ़ोन के ज़रिए ही क्यों ना हो, ठीक है। तो पहले तो हम कंपनी टू कंपनी बात करते थे, यहाँ पर अब मुल्क से दूसरे मुल्क में बात होना शुरू हो गई है। तो उसमें आपके पास जो ग्लोबलाइजेशन में आपके जो पास जो फैक्टर्स हैं वो आपने याद रखने हैं। वो है नेचुरल रिसोर्स एंडोमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़। इसमें आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं कि आप किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। स्किल एंड नॉलेज, स्किल एंड नॉलेज में आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से पढ़ के एक दूसरे कंट्री में जाकर काम करते हैं, तो यहाँ पर आपकी स्किल और नॉलेज जो है वो दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू द स्किल, यहाँ पर वही बात की जा रही है कि वैल्यूज़ आर ऑल्सो एक्सचेंज्ड एंड हेंस द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस गेट्स द स्ट्रेंथ। उसके बाद ग्रोथ स्ट्रेटजीज फॉर द ऑफ द लार्ज कॉरपोरेशन, यहाँ पर बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करती हैं, ठीक है। तो आपने इनके नेम्स याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे देखते हैं, यहाँ पर यहाँ से देखते हैं। ओके, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ बिजनेस, हाईलाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कंपटीशन एट ग्लोबल लेवल। यहाँ पर हमारे पास ना आ रही थी डेफिनेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, शायद वो आ गया। ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास क्या होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। दे हैव टू अडॉप्ट द कल्चर, उनको किसी न किसी कंट्री का कल्चर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनके मुताबिक की चीज़ों को सेल करना पड़ता है। इसमें हमारे पास ग्लोबल प्रोसेसिंग के लिए ग्लोबल प्रोसेस फॉर बिजनेस में हमारे पास बॉन्ड ग्लोबल फेम भी आ जाते हैं, जहाँ पर जो स्मॉल फेम्स जो हैं वो अपना जो बिजनेस है वो लार्ज इंडस्ट्री में, बिग इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो फर्म है वो शो करवाती हैं। सर्विस आउट सोर्सिंग में हमारे पास क्या होता है कि आप इसमें अपने सर्विसेज को लार्ज फर्म्स में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लार्ज फर्म्स वांट टू रिड्यूस कॉस्ट एंड दे आउटसोर्स सर्विसेज सच एज कॉल सेंटर सर्विसेज, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये अपने सर्विसेज के नाम याद रखना है, बॉर्न ग्लोबल फेम, सर्विस आउटसोर्सिंग, ऑफ शोरिंग। ऑफ शोरिंग में हमारे पास यहाँ पर होता है कंपनी इनिशिएट देयर ऑपरेशंस
इन अदर कंपनीज, ठीक है। एक कंपनी दूसरी कंट्री में अपना काम कर रही होती है। इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर सोशल मीडिया व्लॉगिंग आ जाता है। स्किल इंडस्ट्री, बस आपने नेम्स इनके याद रखने हैं, डिस्क्रिप्शन इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर पढ़नी है तो फिर भी आप पढ़ लें। उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के, कि कल्चर, डेमोग्राफिक्स, वैल्यूज़, लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक रिस्क, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल, मैनेजेरियल एंड स्किल लिमिटेशंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑल्टरेशन। ग्लोबल में हमारे पास आते हैं इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग। इसके बारे में हम तमाम डेफिनेशंस पढ़ेंगे नीचे पैराग्राफ में, कि इंपोर्ट में क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने होम कंट्री से किसी और कंट्री में अपने सेल करते हैं। और यहाँ पर एक्सपोर्ट का हो गया। अब इंपोर्ट के बारे में हमने पढ़ना है। इंपोर्ट की डेफिनेशन, for a global business is importing, in which products or of an other country are sold to the customer of the home country। ओके, उसके बाद फॉरेन लाइसेंसिंग की डेफिनेशन यहाँ पर है। फॉरेन लाइसेंसिंग, आपने जब अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है आउट ऑफ द कंट्री, तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। अब वो लाइसेंस जो लेने वाला होता है उसको लाइसेंसी कहते हैं, और जो देने वाला होता है उसको लाइसेंसर कहते हैं। इस तरह इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में हमारे पास क्या होता है कि फॉरेन कंपनी जो है वो सेल करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को होम कंपनी में, जैसे कि फास्ट फूड इंडस्ट्रीज, फ्रेंचाइजीज ऑफ मैनी फॉरेन कंपनीज। उसके बाद इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है, इसमें हमारे पास रिस्क होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो लोकल पार्टनर होता है फॉरेन कंट्री में, बाहर के मुल्क में, उसने ज्वाइन करना होता है, मतलब उसने यहाँ पर क्या करना होता है, कोलैबोरेशन करनी होती है यहाँ के पार्टनर्स के साथ, तो इसमें वैसे भी रिस्क मिनिमाइज हो जाता होता है। एक क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन आती होती है, इसमें हमारे पास लोकल कंपनी परचेज करती है बिजनेस को ऑफ अ फॉरेन कंपनी यहाँ पर लोकल कंपनी जो है फॉरेन कंपनी को परचेज कर लेती है। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें कंपनी खरीद रहे होते हैं। ग्लोबलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हम अपने रेवोल्यूशन, पहले डिजिटल एज में हम डिजिटल जो रेवोल्यूशन आती होती है उसको देखते होते हैं, और फिर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते होते हैं, चैलेंजेस को देखते होते हैं और उसको अपने मौके में तब्दील कर लेते हैं, जिससे हम अर्निंग करते हैं। Many companies are born global companies with export orientation, and they need the use of digital means of communication। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल्स में आप देख लें, डिजिटल एज में जो हम अपनी सेल परचेज करते हैं वो हमारे पास उसके प्लेटफॉर्म दराज.pk, अली एक्सप्रेस और breezy.com आ जाती हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम अपने बिजनेस को एज अ डिजिटल एज में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसीज़, पेमेंट पॉलिसीज़, मेथड, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, ऑर्डर ट्रैकिंग, FAQs, कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप अपने बिजनेस को डिजिटल में लेकर जाते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो कौन से होते हैं? कंपटीशन चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़ते हैं? कंपटीशन बहुत मुश्किल से होता है फेस। इट टेक्स टू टाइम कि आपने पॉजिटिव प्रोफाइल जो बनानी है उसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है। गवर्नमेंट कैन बैन द प्रोडक्ट, और फिर जनरेटिंग ऑनलाइन टारगेटिंग ट्रैफिक, उसके बाद कन्वर्टिंग शॉपर्स इनटू पेइंग कस्टमर्स। उसके बाद शॉपर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो रैंडमली कस्टमर्स आते होते हैं जो पूछ के चले जाते हैं, ठीक है। राइट टेक्नोलॉजीज एंड पार्टनर्स, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड कंटेंट डेवलपमेंट। अब आप यहाँ पर अपने वेंचर को किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। अब वेंचर क्लोज करने का भी तरीका होता है, जिस तरह बनाने का एक तरीका होता है इस तरह क्लोज करने का भी तरीका होता है। उसमें हमने कंप्लीट क्लियर करनी है सेलिंग ऑफ बिजनेस, या आप सेल कर दें अपने बिजनेस को, या आप डिक्लेयर कर दें बैंकरप्टी को फॉर लिक्विडिटेशन। तो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हो कि अगर आपका ब्रांड है, रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, तो आप उसको कैंसिल कर दें, लीगल कंसिक्वेंसेस बनाएं, डेब्ट जो आपने लिए हुए हैं उनको क्लियर करें, वगैरह वगैरह। तो यह इतना ज़रूरी नहीं है, नीचे से जितना भी पढ़ना है आपने पढ़ लें। तो यहाँ पर हमारा थीम था, थीम नंबर 12 कंप्लीट हो गया। मेक श्योर कि आप जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं उनके नेम्स को अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि वही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। उनकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह से देखें, गो थ्रू करें, ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। अल्लाह हाफिज़।